अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 18 नवंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 18 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था। तो उसी के साथ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन तमाम को खोल दिया गया है। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस के साथ पालन करने के साथ इनको खोल दिया गया है। तो आप तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट महाराष्ट्र शासन और परभनी ज़िला प्रशासन कर रहा है कि जो भी धार्मिक स्थलों को खोला गया है, इन तमाम ही धार्मिक स्थलों में जाने से पहले जो सरकार की गाइडलाइन है, SOPs है, उसका पूरा पालन करते हुए अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाए। तो कुल मिलाकर कल 18 नवंबर को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो हैरान करने वाली है। परभनी के जमजम कॉलोनी से आई है और ये रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए, ऐसी ये खबर दूसरी परभनी के जमजम कॉलोनी से आई है, जो आज 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे के टाइम पर ये घटना वहाँ पर हुई है। जमजम कॉलोनी में रहने वाले अलीम गौसुद्दीन खाजी, अंदाज़न उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिनकी 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, और इन्हीं की पत्नी, इन्हीं की बीवी ने और उनकी सास ने मिलकर अलीम गौसुद्दीन खाजी साहब का पत्थरों से कुचलकर उनका आज खून कर दिया है। तो ये काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली घटना है कि कैसे एक पत्नी और कैसे एक सास अपने ही जवाई को और उन मासूम बच्चों को यतीम कर दिया गया, और अपने ही पति का इस तरह से बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर उसका खून कर दिया गया। घटना आज 3 बजे की बताई जा रही है, 17 नवंबर की। जमजम कॉलोनी में रहने वाले अलीम गौसुद्दीन खाजी, जो गुज़िश्ता कुछ ही दिनों से जमजम कॉलोनी में रह रहे थे, वो प्रॉपर जमजम कॉलोनी के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन वो उनका जो कारोबार था वो निज़ामाबाद, आंध्र प्रदेश निज़ामाबाद में था, लेकिन वो कुछ दिनों से यहाँ रह रहे थे। उनमें इस बात को लेकर झगड़ा था कि वापस निज़ामाबाद को जाना है, और उनकी पत्नी, सास उस बात का विरोध कर रहे थे और वो यहीं पर रहने पर अड़े थे। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया और इस झगड़े का जो रिज़ल्ट था वो अलीम गौसुद्दीन खाजी का खून पर ही रुका। पुलिस ने दोनों ही महिलाओं को गिरफ़्तार कर लिया है, और ये जो घटना 3 बजे हुई है, घटना की जैसे ही मालूमात कोतवाली पुलिस स्टेशन को मिली, तो वहाँ पर कोतवाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस अधिकारी विशाल बहात्तरे साहब, उन्हीं के साथ में सहायक पुलिस अधिकारी चौहान साहब, और उन्हीं के साथ में शहर DYSP और एडिशनल SP मुमका सुदर्शन साहब, इन तमाम ही अधिकारियों ने घटना स्थल पर जाकर पंचनामा किया और बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और दोनों ही जो आरोपी थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जो घटना हुई है ये काफ़ी सोच और फिक्र में डालने वाली घटना है कि कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति का खून कर दिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब, इनको लेकर आई है। और आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब ने दीपावली की तमाम ही परभनी ज़िला वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को और देशवासियों को मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है, और वहीं पर पूरी जनता से ये अपील की है कि जो कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं, और उसी के साथ जो धार्मिक स्थलों को खोला गया है, तो उन धार्मिक स्थलों को खोलने का जो फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, उस फैसले पर भी उन्होंने खुशी जताई है, और जो SOP, जो गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने दी है, उसका पूरा पालन और उस पर अमल करने की भी यहाँ पर अपील बाबाजानी खान साहब ने की है। तो वहीं पर बाबाजानी खान साहब ने भारतीय जनता पार्टी को भी टोला लगाया कि इस मंदिर मस्जिद के ऊपर राजकारण ना करे, ये कोई जीत हार का मसला नहीं है, लोगों की ज़िंदगी बचाना पहले, उसको अहमियत दी है महाराष्ट्र सरकार ने। इस साल 2020 की जो दिवाली हम मना रहे हैं, 2020 की दिवाली आई है कोरोना काल में, और ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, इस त्रासदी के अंदर हम ये दिवाली मना रहे हैं, और अपने तमाम ही त्यौहार हमने मनाए हैं, और वो भी काफ़ी सोशल डिस्टेंस के साथ, काफ़ी सावधानी के साथ अपने त्यौहार मनाए हैं। और ये जो
दिवाली इस वक्त हम मना रहे हैं, हम शुभेच्छा यहाँ पर देने के लिए आए हैं आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब जो विधान परिषद के आमदार है, उनसे हम बात करते हैं। वो आप तमाम दर्शकों को दीपावली की शुभेच्छा देना चाहते हैं और वहीं पर जो महाराष्ट्र सरकार ने जो धार्मिक स्थलों को खुला किया है उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे आप, जो धार्मिक स्थल खुले हैं उन धार्मिक स्थलों में जो जाने के लिए जो सावधानियाँ, जो गाइडलाइन सरकार ने बताई है उसका पालन करना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? सबसे पहले तो मैं पूरे जनता को दीपावली की शुभेच्छा, शुभकामना और दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। महाविकास आघाड़ी सरकार ने जितने भी धर्म स्थल थे उनको जो खोलने की घोषणा की है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि अभी भी कोरोना का प्रादुर्भाव, उसका असर, उसकी ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला ऐसा लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही मंदिर मस्जिद चलेंगे और खुलेंगे। इसके पीछे कोई राजकारण होने का या करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता की सुरक्षा की जवाबदारी राज्यकर्ता की रहती है और राज्यकर्ता भावनिकता के आधार पर या कोई पॉलिटिकल दबाव में ऐसे निर्णय नहीं लेती। वो उसको तो ये जवाबदारी रहती कि भाई जनता का अगर मंदिर मस्जिद पहले खोल दे रहे और फिर बीमारी का प्रादुर्भाव और ज़्यादा बढ़ रहा, तो फिर दूसरी तरफ से भी विरोधी पक्ष उसके ऊपर एलिगेशन करता, नाम रखता। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई राजकारण का स्थल नहीं है। ये कि भाई धर्म स्थल बोलने के बाद लोग वहाँ जमा ही होते हैं, और जब लोग जमा हो जाएंगे तो फिर उसका एक भी अगर उसके अंदर पेशेंट अगर आ गया तो उससे प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। तो ये बातों को ध्यान में रखा गया है ये फैसले के अंदर। और ये फैसले में जो इसके अंदर जो भारतीय जनता पक्ष या और कोई पार्टियाँ राजकारण कर रहे हैं, ये राजकारण करने का ये टाइम है। तुम ठीक है, दूसरे मुद्दों पे आप बात करो, दूसरे मुद्दों पे बोलो सरकार को, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। ये कोई मुद्दा मंदिर मस्जिद खोलने का और बंद करने का, ये तो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है दुनिया की माशियत, दुनिया की इकोनॉमिक परिस्थिति, भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति क्या हालात है, कोरोना का क्या हालात है। अभी अमेरिका जैसे देश में दूसरी लहर आ गई, जर्मनी में दूसरी लहर आ गई, दिल्ली में इतना 8,000 9,000 पेशेंट है, आज दिल्ली के में परेशान है। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए हमको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा, फिर तो इतनी 130 करोड़ लोक संख्या का देश है, महाराष्ट्र में 13 करोड़ लोग हैं, तो इसको कंट्रोल किस तरीके से कर पाएंगे? हमको कंट्रोल, सरकार की जिम्मेदारी है कंट्रोल करने की। इसके अंदर कोई मंदिर और मस्जिद का भेदभाव या कोई उसके अंदर राजकारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारे मुल्क के अंदर मंदिर और मस्जिद में लोग जमा होते और बेतुके लोग जमा होते, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होते। तो फिर वो जब ऐसा अगर हो जाएगा तो ये फिर बीमारी का असर जो है ज़्यादा हो सकता है। इसलिए सरकार के प्रिकॉशन है। तो इसके अंदर कोई ऐसा मिठाई बांटने का या बहुत खुश होने, ये क्या सरकार के दिल में थोड़ी ऐसा रहता है कि भाई मंदिर बन रहे ना या मस्जिद बन रहे ना, कोई भी सरकार हो, उस सरकार का एक प्रिकॉशन रहता है। वो प्रिकॉशन उद्धव जी ठाकरे उन्होंने लिए हैं। हमारे जो है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वो भी कोरोना बाधित हो गए थे। अब देखिए ना, अब कितने लोग जो है, मैं भी खुद उसमें बाहर निकला हूँ, तो ऐसे कई लोग हैं ऐसे कि जो मुल्क के अंदर ये जो बीमारी है, हमको तो सबने मंदिर और मस्जिद खुल गए, हमको तो दुआ करना है अल्लाह से, ईश्वर से, ये बीमारी का जल्दी से खात्मा हो। मैं फिर एक बार पूरी जनता को दीपावली की शुभेच्छा देता हूँ, और ये ना समझे, आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अभी भी पेशेंट्स हमारे परभनी में, महाराष्ट्र में कम हुए, लेकिन अभी भी प्रकोप इसका असर बाकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये सब बातों का पालन करते हुए हम जो है तो मास्क जो है तो कंपलसरी हमारे मुंह पे लगाए रखें, और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस तरीके से कदम उठाए तो यकीनन हम इस बीमारी को भी रोक सकेंगे और हम कामयाब भी हो जाएंगे। और फिर एक बार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से, इस दुनिया से इस बीमारी का जल्दी खात्मा हो जाए और पूरी दुनिया अमन और चैन से रहे।
आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर उन तमाम मुसाफिरों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि जो रेलवे से सफ़र करते हैं, रेलवे से सफ़र करने वाले उन मुसाफिरों के लिए ये खबर है जो 23 नवंबर को नांदेड़ पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस गाड़ी को बंद करने का आदेश दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है और उस 23 नवंबर से उसको बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। अब ये गाड़ी 23 नवंबर को बंद नहीं होगी, मज़ीद 8 दिनों का और इजाफा कर दिया गया है और 30 नवंबर तक ये गाड़ी चलती रहेगी, ऐसी मालूमात नांदेड़ रेलवे विभाग के अधिकारी उपेंद्र सिंह साहब ने प्रेस नोट के द्वारा दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र सरकार की शिक्षण विभाग से आई है और आज 17 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री इनके तरफ से गुज़िश्ता 10 नवंबर को जो आदेश निकाला गया था, जिसमें बताया गया था कि आने वाले 23 नवंबर से महाराष्ट्र के तमाम ही स्कूल कॉलेज जो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के शुरू किए जाएंगे, लेकिन कुछ SOPs कुछ गाइडलाइन के साथ इनको शुरू किया जाने वाला है और आने वाले 23 नवंबर से इनमें जो 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास और उसके साथ में 12वीं तक 11वीं और 12वीं इन स्कूल और कॉलेज को खोलने की परमिशन दी गई है और उसी के साथ में स्कूल हॉस्टल और उसी के साथ में जो आश्रम शाला है उनको भी खोलने की यहाँ पर परमिशन दी गई है और उसमें कुछ शर्तें लगाई गई है कि जो टीचर जो प्रोफेसर इन स्कूल कॉलेजेस में हैं उनको अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना कंपलसरी किया गया है। विदाउट टेस्ट वो पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकते, तो उन्हीं के साथ में बच्चों को भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र और सुरक्षित दूरी ये भी बनाना कंपलसरी किया गया है। तो उसी के साथ में आज 17 नवंबर को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश के ज़रिए ये मालूमात दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है। तो आज 17 नवंबर का जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें बताया गया है कि 61,888 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 54,621 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 6,922 बताई जा रही है। तो वहीं पर इन्हीं में से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 6,476 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 278 बताई जा रही है और परभनी में इलाज लेने वाले ज़ेरे इलाज पेशेंट की तादाद 168 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर आज 17 नवंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 18 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और अच्छी खबर यह है कि आज एक भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में 17 नवंबर को नहीं हुई है, ऐसा आज की प्रेस नोट में बताया गया है। तो ये आज का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, जो मुहिम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें कि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।